वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया। तो आज हम देखने वाले हैं द 800। दोस्तों, ये मूवी चाइना और जापान के बीच होने वाली 1937 की लड़ाई के ऊपर बनी हुई है। इस लड़ाई में जापान चाइना पर कब्जा करना चाहता था। जापान के सोल्जर्स ने आधे से ज्यादा जगहों पर अपना कब्जा कर लिया था और उनके सामने चाइनीज कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे थे। चाइना को अगर दुनिया को दिखाना है कि वो कमजोर नहीं है, उनके अंदर अभी भी हिम्मत बाकी है और वो लड़ सकते हैं, तो करीब 20,000 जापानी सोल्जर्स का सामना सिर्फ 452 सोल्जर्स को करना होगा। अगर इस लड़ाई में वो जीत जाते हैं तो बाहर के देश भी चाइना की मदद करने सामने आएंगे, ये देखते हुए कि बताओ यार, उनके अंदर अभी भी हिम्मत बाकी है। और ये मूवी दोस्तों उन्हीं सोल्जर्स के ऊपर होने वाली है जो इतनी बड़ी सेना का मुकाबला करने को तैयार है। इसका नतीजा क्या निकलेगा, आइए स्वागत आपका एक्सप्लेनेशन में। तो कहानी की शुरुआत कुछ चाइनीज सोल्जर्स से होती है जिन्हें वॉर में भेजा जा रहा है। दोस्तों, इनमें गरीब मजदूर भी शामिल होते हैं जो वॉर में जाना तो नहीं चाहते, लेकिन देश की खातिर उनको जबरदस्ती लड़ना पड़ रहा है। उन सभी का मिशन था चाइना के शंघाई शहर में बने सियांग वेयर हाउस को डिफेंड करना, क्योंकि वो वेयर हाउस बिल्कुल शहर से करीब बना हुआ है। अगर जापानीज ने वेयर हाउस क्रॉस कर लिया तो वो सीधे शहर में घुस सकते हैं और इससे बड़ी तबाही होगी। तो अब वेयर हाउस तक जाने के लिए भी सभी को उन एरिया से होकर गुजरना होगा जहाँ पर जापानीज ने पहले से कब्जा करके रखा हुआ है। ये करना इन सोल्जर्स की छोटी सी टुकड़ी के लिए काफी मुश्किल काम था। और इन सोल्जर्स में हुबे नाम का बच्चा भी शामिल होता है जो अपने अंकल और बड़े भाई के साथ आया हुआ था। जब ये लोग यहाँ पे आते हैं तो हर तरफ लाशें ही लाशें उनको दिखाई देती हैं, जिनमें चाइनीज और जापानीज दोनों की लाशें मौजूद होती हैं। हुबे का बड़ा भाई डुआन आगे जाता है ताकि देख सके कि वहाँ कोई खतरा है कि नहीं, और तब उसको पता चलता है कि वहाँ कई सारे जापानीज सोल्जर्स मौजूद हैं जिन्होंने इनको देख लिया है। और जब तक ये सारे लोग भाग पाते तब तक जापानीज वहां पर आकर सभी पे हमला शुरू कर देते हैं। डुआन अपने भाई और अंकल के साथ छुप छुप कर वहां से भागने की कोशिश करता है, वरना सबके सब मारे जाते। थोड़ी दूर आने के बाद दोस्तों उन्हें शहर नजर आता है। ये लोग सीधे वहां तो जा नहीं सकते थे क्योंकि ये जापानीज से लड़कर नहीं बल्कि डर कर भागे थे, और जो भी डर जाते थे उन्हें बाकी के हाई रैंक वाले बंदे शूट करके मार देते थे कि डरपोकों की जरूरत नहीं है मिलिट्री में। ये लोग तो सोच रहे थे कि कैसे शहर के अंदर जाएंगे, लेकिन तभी उन्हें वहां पे कुछ चाइनीज सोल्जर्स की एक टीम जाती हुई नजर आती है जिन्हें मशीन गन टीम कहा जाता है। इनके पास हथियार अच्छे होते हैं, लेकिन इनमें भी कई सारे लोग ऐसे शामिल थे जो लड़ना नहीं चाहते। तो उन्हीं के साथ डुआन, हुबे और अंकल साथ में हो जाते हैं, जिसके बाद दोस्तों सभी को वेयर हाउस लेके जाया जाता है। यही वेयर हाउस है जिसे सोल्जर्स को जी जान से लगाकर प्रोटेक्ट करना है, वरना सब खत्म हो जाएगा। अब वेयर हाउस के अंदर दोस्तों कमांडर होता है और वो बिल्कुल खुश नहीं होता। मतलब वो इस चीज से खुश नहीं होता कि वेयर हाउस के अंदर ज्यादातर डरपोक लोग शामिल हो चुके हैं। उसको चाहिए कि जितने भी सोल्जर हों सब जाबाज हों, इसलिए वो डरपोकों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करता है। यहाँ तक कि उसका बस चले तो वो सभी डरपोकों को मार डाले, पर कर्नल जेम्स उसको रोक लेता है। वो कहता है कि हमें डरपोक लोगों की भी जरूरत पड़ेगी। जो अभी मशीन गन टीम आई थी उन्हें और बाकी के डरपोक लोगों को वेयर हाउस के सामने तैनात कर दिया जाता है, ताकि अगर जैसे जापानीज सामने नजर आए ये लोग इशारा करते हुए हमला शुरू कर दे। पर डुआन जेम्स को समझाने की कोशिश करता है कि हम डरपोक नहीं है, हम डरपोक वाले काम नहीं करते। हमें दूसरे कैंप से भेजा गया था, लेकिन जापानीज के हमले की वजह से हम उनसे बिछड़ गए, इसलिए हमें सोल्जर्स वाले काम दीजिए प्लीज। पर जेम्स उनको जानता नहीं था, इसलिए वो कहता है कि काम जो मिल रहा है वो करो, वरना मार दिए जाओगे। तो ना चाहते हुए भी डिफेंस के काम पे डुआन और बाकी डरपोक सोल्जर्स को लगा दिया जाता है। डरपोक कहना तो ठीक नहीं होगा यार इनके लिए, इन सोल्जर के लिए, क्योंकि ये सब अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं होता ना, कुछ तो नहीं भी लड़ना चाहते हैं और उनको जबरदस्ती वॉर में भेज दिया जाता है। अब आम आदमी जिसको कोई खास ट्रेनिंग भी नहीं है, वो इंसान जाहिर सी बात है यार डर ही जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों को डरपोक दिखाया गया है इस मूवी में, ताकि अपनी बेइज्जती से ये लोग खुद ही जोश में आकर लड़ने को तैयार हो जाए। तो अब सभी डिफेंस सोल्जर अपना कवर लेकर तैयार हो जाते हैं और बिल्कुल तैयार रहते हैं आने वाले किसी भी खतरे के लिए। दोस्तों, तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है, मानो बहुत सारे लोग इस ओर आ रहे हो। इसलिए सारे सोल्जर्स को चेतावनी दी जाती है कि जापानीज आ रहे हैं, तैयार रहना। लेकिन तब पता चलता है कि ये सारे तो आम चाइनीज लोग हैं जिन्हें इस इलाके से खाली करके सेफ्टी तक ले जाया जा रहा है। इसलिए सारे सोल्जर्स हमला रोक देते हैं। अब इन्हीं लोगों के साथ शामिल होकर डुआन के अंकल भी सेफ्टी तक जाने की कोशिश करते हैं, पर उनको रोक लिया जाता है क्योंकि उनके कपड़े सोल्जर वाले थे और सोल्जर्स को सेफ्टी तक जाने की परमिशन नहीं है। इसीलिए वो उन्हीं लोगों के भीड़ में कहीं खो से जाते हैं। और यहाँ मशीन गन टीम के साथ बच्चे जियाओ और हुबे की दोस्ती हो जाती है। दोनों आसपास के एज के होते हैं। तो जियाओ उसको वेयर हाउस और इस जगह के बारे में बताना शुरू करता है। शहर में एक बड़ा सा ओपेरा था जहाँ से एक लड़की गाना गाकर दूसरी साइड मौजूद सोल्जर्स को एंटरटेन कर रही होती है। जियाओ हुबे से कहता है कि इस वेयर हाउस के राइट साइड देख रहे हो, सारे आम से लोग हैं जो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, बिल्कुल स्वर्ग जैसा मालूम है। और इसी के ये लेफ्ट साइड देखो, सिर्फ लाशें और लाशें ही दिख रही हैं, जो कि नरक को दर्शाता है। यानी एक वेयर हाउस जो इन आम लोगों को सुकून दे रहा है। अगर हम लड़ेंगे नहीं तो उनकी भी जिंदगी नरक में बदल जाएगी। सच में दोस्तों, ये सीन दिल को छूने वाला था यार, मतलब इतना इमोशनल। हमारे सोल्जर्स अपनी खुशियां, परिवार और खुद की जिंदगी तक कुर्बान कर देते हैं सिर्फ
इसीलिए ताकि हम सब चैन की सांस ले सके। वो बर्फीली सरहदें हो या फिर तपती धूप, हर वक्त देश की सुरक्षा में खड़े रहते हैं बिना किसी शिकायत के। लेकिन हम यार, हम कैसे है ना, उन्हें सिर्फ इंडिपेंडेंस डे या फिर रिपब्लिक डे पे ही याद कर लेते हैं, एक अच्छा सा व्हाट्सएप स्टेटस लगा के, स्टोरी लगा के। पर असल में वो तो हर दिन हर पल सैल्यूट करने के हकदार है यार। दूसरी ओर दोस्तों, एक सोल्जर सिक्के से खेल रहा होता है, लेकिन तभी उसका सिक्का लुढ़क कर आगे चला जाता है, और वो जब जाकर सिक्का लेने आता है ना, उसको नजर आता है कि दीवार में बड़ा सा होल है और होल के दूसरी तरफ स्तबल है जिसमें सफेद घोड़ा मौजूद है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। जैसे ही वो घोड़े के पास आते हैं ना, घोड़ा अपने आप को बचाकर भागने लगता है। सोल्जर उसको शूट करके मारने वाले होते हैं ताकि ये किसी को नुकसान ना पहुंचा दे, लेकिन जियाओ सीटी बजाकर घोड़े को शांत कर देता है। और ये सफेद घोड़ा ऐसी सिचुएशन में दिखना सोल्जर के लिए एक उम्मीद की तरह था, मानो सारा अंधेरा जल्द ही खत्म होने वाला हो और उसके बाद फिर इसकी तरह सफेद उजाला होगा, शांति आएगी। अगले दिन दोस्तों शहर में डर का माहौल बन जाता है, क्योंकि गोलियां और धमाके की आवाज हर जगह से आती रहती है। देखने पर पता चलता है कि जापानीज ने एक इलाके पे कब्जा कर लिया है और वहाँ की ऊंची बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर वो अपना फ्लैग लहरा रहे हैं, जो सीन लोगों के अंदर डर पैदा करने वाला था। अब ये देखकर कई सारे लोग घबरा जाते हैं यार। जापानीज को पता चलता है कि वेयर हाउस के फ्रंट डोर के पास सोल्जर बिल्कुल मौजूद नहीं है, या तो मतलब अभी वो सो रहे हैं या उन्होंने नोटिस ही नहीं किया कि हम यहाँ से आसानी से अंदर जा सकते हैं। और फिर आसान शिकार समझकर सारे जापानीज सोल्जर्स सीधे वेयर हाउस के अंदर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों अंदर जाते ही गेट बंद हो जाता है और धमाकों की आवाज आती है, क्योंकि ये सिर्फ एक चाल थी चाइनीज सोल्जर्स की। इस अचानक से हुए हमले की वजह से जापानीज में अफरा तफरी मच जाती है। सभी यहाँ वहाँ छुपकर कवर लेना शुरू कर देते हैं और यहाँ होती है दोस्तों एक कमाल की लड़ाई। लेकिन चाइनीज कुछ ही सोल्जर्स को खोकर कई सारे जापानीज सोल्जर्स को मार गिराते हैं। और इस लड़ाई में डरपोक सोल्जर्स को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि जब तक उनके अंदर हिम्मत ना आ जाए तब तक वो मामूली काम ही करेंगे, ये कहा गया था। डुआन को टास्क दिया जाता है मरे हुए सोल्जर्स की लाशें बाहर निकालने का। यही मौका देखकर एक डरपोक सोल्जर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसको शूट करके मार दिया जाता है यार। कुछ जापानीज सोल्जर्स के अंदर अभी भी जान बची थी। वो होश में आकर खुद को ग्रेनेड से विस्फोट कर लेते हैं ताकि चाइनीज सोल्जर्स को भी अपने साथ लेके चले। डुआन का काम था कि अगर कोई जापानीज सोल्जर्स जिंदा नजर आ रहा है तो उसकी जान ले ले, मतलब किसी को नहीं छोड़ना। लेकिन डुआन की हिम्मत नहीं होती यार ये करने की, क्योंकि उसने आज तक सिर्फ ट्रेनिंग ही की थी, किसी इंसान को अभी तक मारा नहीं था, इसलिए उसके हाथ तो बड़े कांप रहे होते हैं। ये सब चल ही रहा था दोस्तों कि तभी बाहर मौजूद कुछ जापानीज सोल्जर्स जहरीले गैस बॉम्ब वेयर हाउस के अंदर फेंकना शुरू कर देते हैं। सारे चाइनीज सोल्जर्स गैस मास्क लगाकर अपने अपने को बचाने में लगे होते हैं। जिनके पास मास्क नहीं होते वो अपने कपड़ों में सूसू करके उसको नाक पे लगा रहे थे ताकि गैस उनके अंदर ना जाए। लेकिन डुआन की हिम्मत ही नहीं होती दोस्तों इन दोनों में से कोई भी काम करने की। वो डरा हुआ था, ऊपर से गैस से उसका दम घुटने लग जाता है और तब एक दूसरा सोल्जर आकर उसको अपना वाला मास्क देता है, जिससे तब जाकर डुआन की जान बच जाती है। फिर ये गैस वेयर हाउस से बाहर निकलकर शहर तक जाने लगती है, इसीलिए लोग भी यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देते हैं और इसी अफरा तफरी में कई लोग कुचल कर मारे जाते हैं बेचारे। और होटल और बाकी बिल्डिंग वालों ने तो गेट भी बंद कर दिया था, किसी को भी अंदर अलाउ नहीं कर रहे थे वो लोग। इधर वेयर हाउस में चाइनीज सोल्जर्स गैस को बाहर निकालने में कामयाब तो हो जाते हैं, पर तभी दोस्तों एक सोल्जर का धक्का लग जाता है डुआन को, जिससे वो सीधे एक छोटे तालाब में गिर जाता है और वो तालाब सीवेज सिस्टम से कनेक्टेड था। तब डुआन फैसला करता है कि वो इस सीवेज को थोड़ा और एक्सप्लोर करेगा और जैसे वो थोड़ा आगे आता है उसको पता चल जाता है कि इस सीवेज के जरिए वेयर हाउस से बाहर निकला जा सकता है। उसका दिल तो चाह रहा था कि वो अभी के अभी यहाँ से भाग जाए और लड़ाई में साथ ना दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। दूसरी तरफ एक चाइनीज जर्नलिस्ट जापानीज कैंप में आता है, क्योंकि असल में दोस्तों ये गद्दार है। इसने अपने आप को जापानीज को बेच दिया है और पैसों के खातिर अपने ही देश के सीक्रेट्स को उनको देने का काम करता है। और फिर वो जापानीज कर्नल को बताता है कि वेयर हाउस में अभी कितने सोल्जर्स हो सकते हैं, कितने कहाँ हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। यहाँ तक कि सीवेज सिस्टम से जो एंट्री हो सकती है वो भी बता देता है। वो आज तक दोस्तों जितने भी देश हारे हैं वो उसी देश के कुछ गद्दारों की वजह से हारे हैं। चंद पैसों की खातिर अपने देश को धोखा देने से लोग पीछे नहीं हटते। अब ये जानकारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जापानीज के लिए, तो वो तुरंत ही अगले हमले की तैयारी शुरू कर देते हैं, जहां वो सीवेज से ही दोस्तों अंदर एंटर करेंगे, ये उनका प्लान है। और इधर चाइनीज सोल्जर्स की हिम्मत तोड़ने और लोगों के अंदर और ज्यादा डर पैदा करने के लिए जापानीज सोल्जर्स ने जिन चाइनीज सोल्जर्स को पकड़ा था उनको मारकर बिल्डिंग की छत से लटका देते हैं, ताकि दिखा सके कि वो बाकियों का भी यही हाल करने वाले हैं। और ये देखकर डुआन बिल्कुल टूट जाता है यार, क्योंकि उसमें से एक लाश उसके अंकल की भी थी। वो बेचारा गम भी नहीं मना पाया था कि चाइनीज सोल्जर्स का कमांडर और जेम्स सभी डरपोक सोल्जर्स जो अभी भी थोड़ी हिम्मत कर रहे थे उनको टास्क दे देते हैं
कि जितने भी जापानीज सोल्जर्स उनके कब्जे में हैं, उन्हें अब डरपोक सोल्जर्स मारेंगे ताकि उनमें कॉन्फिडेंस आए दुश्मनों को मारने का। तो कई सारे सोल्जर्स ये टास्क नहीं कर पाते क्योंकि यार उनके अंदर हिम्मत कहाँ से आएगी, कभी ट्रेनिंग की नहीं। तो कमांडर ऐसे एक सोल्जर को खुद ही शूट करके मार देता है कि कोई फायदा नहीं है तुम्हारा, और कहता है कि बाकियों का भी यही हाल होगा अगर तुमने इन जापानीज को नहीं मारा तो। डुआन भी ये नहीं कर पा रहा था, तो दूसरा एक सोल्जर उससे कहता है कि चलो चला लो गोली, यही वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे अंकल को मारा, इन्हीं की वजह से तुम्हारे अंकल मरे हैं, मारो गोली इनको। ये सुनकर डुआन के अंदर एक अलग ही हिम्मत आ जाती है और गुस्से में वो जापानीज को शूट करके मार देता है। दोस्तों अब रात की बात है, डुआन जेम्स को बताने की कोशिश करता है कि मुझे इस वॉर में नहीं लेना है हिस्सा, मैं अपने भाई को लेकर यहाँ से जाना चाहता हूँ, हम दोनों गरीब किसान हैं और अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन जाहिर सी बात थी दोस्तों, जेम्स इसके लिए तैयार नहीं होता, तो डुआन फैसला करता है कि वो उसी सीवेज सिस्टम से होकर भाग जाएगा। तो वो जैसे ही वहाँ पे आता है ना, उसको देखकर दो और सोल्जर्स उसके साथ हो जाते हैं ताकि ये सभी के सभी यहाँ से बाहर निकल सके। लेकिन यार वो जैसे ही थोड़ी दूर आते हैं ना, उनको कुछ हलचल सी महसूस होती है, इसीलिए ये तीनों पानी के नीचे जाकर अपनी सांसें रोक लेते हैं। तभी वहाँ पे आते हैं जापानीज सोल्जर्स जो वेयर हाउस पर हमला करने उसी की तरफ बढ़ रहे थे, और इन तीनों को अनदेखा करके वो सभी आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से एक सोल्जर ज्यादा टाइम तक पानी के अंदर नहीं रह पाता और दम घुटने से मारा जाता है बेचारा। और जब ये दोनों शहर के उस जगह पर आ जाते हैं ना जहाँ पे आम लोग रहते हैं, तो सारे लोग उनको देख लेते हैं। अब अगर इन्होंने ये बताया कि हम सीवेज से भाग रहे थे तो मारे जाएंगे, इसलिए डुआन कहता है कि हमने जापानीज को देखा, वो सीवेज से अंदर जा रहे थे। ये सुनते ही लोगों में हलचल मच जाती है, सारे चाइनीज सोल्जर्स हमले के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। डुआन ने भागने का प्लान तो बनाया था, लेकिन जापानीज के अचानक होने वाले हमले से उसका प्लान बर्बाद हो गया और सारे चाइनीज सोल्जर्स मिलकर अब जापानीज सोल्जर से लड़ने लग जाते हैं, जिसमें जापानीज मारे जाते हैं। आम लोग डुआन और दूसरे सोल्जर को यहाँ पे हीरो कहने लग जाते हैं कि तुमने इतने बड़े खतरे से सभी को बचा लिया। पर जेम्स को पता था ये दोनों पक्का भागने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए वो उन पे खूब चिल्लाता है और आइंदा ऐसा करने से मना करता है। इतना ही नहीं दोस्तों, सजा के तौर पर वो उन्हें डिफेंस में भेज देता है। अब अपने सोल्जर्स के मरने से जापानीज सीधे सुबह सुबह ही आर्मी लेकर पहुंच जाते हैं वेयर हाउस के पास और आते ही हमला शुरू कर देते हैं। ये हमला दोस्तों बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और सारे चाइनीज सोल्जर्स भी जल्दी जल्दी जवाबी हमले के लिए तैयार होते हैं। जो डरपोक सोल्जर्स थे वो भी हथियार लेके खड़े होते हैं, क्या करते, मौका ही ऐसा था, सिचुएशन ही ऐसी थी। लेकिन चाइनीज यहाँ पे कमजोर होते हुए नजर आ रहे थे। वहीं सड़क पर हुबे को वो सफेद घोड़ा घूमता हुआ नजर आता है और वो जैसे जियाओ को इसके बारे में बताता है ना, जियाओ तुरंत खिड़की से बाहर देखता है, लेकिन ये करने से उसको गोली लग जाती है, जिस चीज को देखकर हुबे का दिल टूट जाता है कि ये मुझसे क्या हो गया। ये लड़ाई इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि लग रहा था अब चाइनीज सोल्जर्स मारे जाएंगे। दोस्तों पूरे वेयर हाउस को जापानीज अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से तोड़ने में लगे होते हैं और चाइनीज सोल्जर्स दीवारों को तोड़कर उसमें होल बनाते हैं और होल के जरिए ग्रेनेड को बाहर फेंकते हैं, लेकिन तब भी कोई फायदा नहीं होता। चाइनीज तो फिर आईने के जरिए पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कहाँ ज्यादा जापानीज का जमावड़ा है, और तब एक सोल्जर सबसे मुश्किल भरा कदम उठाता है। वो अपने शरीर पर कई सारे डायनामाइट को रख लेता है और उन्हें जलाकर सीधे खिड़की से नीचे जापानीज के ऊपर कूद जाता है। अब इससे होता यह है कि उसकी तो जान चली जाती है, लेकिन एक ही बार में वो कम से कम 6-7 जापानीज को मार डालता है। ये देखकर एक पल के लिए तो बाकी सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन तब बाकी सोल्जर्स भी बिना रुके जल्दी जल्दी खुद पे डायनामाइट लगाते और सीधे जापानीज पर कूद जाते। और ये करने के लिए सोल्जर्स की ऐसी लाइन लग रही थी, अब आप बोलोगे क्या जोक मार दिया, जैसे आजकल ये आईफोन लेने की लाइन में लगे रहते हैं लोग। बस फर्क इतना था कि वो झूठा दिखावा करते हैं और यहाँ सोल्जर्स लोगों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। सच में डुआन के ऊपर ही जिम्मेदारी थी सोल्जर्स के ऊपर डायनामाइट बांधने की। हाथ कांप रहे थे उसके, लेकिन फिर भी वो ये कर देता है। सारे सोल्जर्स जोर से अपना अपना नाम लेकर नीचे कूद जाते हैं भगवान भरोसे, ताकि लोग उनका बलिदान याद रख सके। बड़ा इमोशनल सीन होता है दोस्तों ये। शहर से भी जब लोग ये नजारा देखते हैं तो न सिर्फ उनकी आंखों में आंसू आते हैं, बल्कि उन्हें अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस होता है कि हमारे बीच से ऐसे लोग जन्मे जो ऐसा बलिदान दे रहे हमारे लिए। और इस हिम्मत के बलबूते पर जापानीज का ये हमला बिल्कुल नाकाम रह जाता है और वो वापस भागने पे मजबूर हो जाते हैं दोस्तों। और जो आम लोग थे वो सोल्जर्स को जरूरत का सामान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे खास फोन लाइन होती है, जिसकी मदद से जेम्स बाकी हाई रैंक के बंदों से बात कर पाएगा और उन्हें यहाँ की सिचुएशन बता पाएगा। लेकिन फोन लाइन वेयर हाउस तक ले जाना बिल्कुल नामुमकिन था, क्योंकि दूर से जापानीज स्नाइपर बिल्कुल तैनात थे। तो कुछ आम बंदे हिम्मत करके वेयर हाउस की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्नाइपर की वजह से मारे जाते हैं। और ये देखकर बाकी आम लोगों में भी हिम्मत आ जाती है। सारे के सारे लोग एक साथ आकर सामान को थोड़ा थोड़ा दूर लेके जाते, क्योंकि एक इंसान सामान लेकर कुछ आगे कदम बढ़ाता तब तक स्नाइपर उसको मार देती।
लेकिन लोगों की हिम्मत और जज्बा काम कर जाता दोस्तों, और एक बंदा जापानीज की कई सारी गोलियां खाने के बाद भी फोन लाइन को सोल्जर्स तक पहुंचाने में कामयाब हो जाता है, जिसका जज्बा देखकर सोल्जर्स भी उसको सल्यूट करने के लिए तैयार हो जाते हैं दोस्तों। और तभी जेम्स के लिए फोन आता है। उससे पूछा जा रहा था कि वहां पे कितने सोल्जर्स मौजूद हैं, क्योंकि शहर के जो पावर में बैठे लोग हैं वो समझ चुके हैं कि रिट्रीट करना ही बेहतर होगा जापानीज के सामने, वरना सब मारे जाएंगे। लेकिन जेम्स ऐसा नहीं चाहता। उसके पास अभी भी 452 सोल्जर्स मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ वो झूठ कह देता है कि यहाँ करीब 800 सोल्जर्स मौजूद हैं और हम काफी हैं जापानीज को रोकने के लिए, और वो इसीलिए कहता है ताकि हमारी सरकार झुके ना। और ये झूठ जेम्स और बाकी सोल्जर्स को दोस्तों और देर तक लड़ने की परमिशन दिलवा देता है, और रिट्रीट करने की बात टाल दी जाती है। दोस्तों, रिट्रीट करना और सरेंडर करने में फर्क होता है। जब दुश्मन ज्यादा ताकतवर लगे तो खुद के कदम पीछे करने पड़ जाते हैं ताकि देश और लोगों को बचाया जा सके, और सरेंडर करने में तो सीधे हथियार डाल देना होता है कि हम हार मान ली हमने। लेकिन यहाँ रिट्रीट होने की बात हो रही है, ना कि सरेंडर होने की। अब आम लोग जो मदद लेकर आए थे उनके साथ एक फोटोग्राफर भी आया था। सारे सोल्जर्स उसको अपने पास बुला कर बताते हैं हमारी फोटो खींचो और हमारा ये एड्रेस है, हमारे घर वालों को ये फोटो दे देना और उनसे कहना कि हमारी टेंशन ना ले, हम सब ठीक है। दोस्तों यार, फोटोग्राफर भी इमोशनल हो जाता है यहाँ पे, और वो सभी की फोटोज लेने लगता है। उन्हीं में डुआन का एक दोस्त भी था जो फोटोग्राफर का कोट पहनकर वेयर हाउस से भागने की कोशिश करता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके, लेकिन डुआन उसको देख लेता है और उस पे गन तान देता है। तो वो दोस्त उससे कहता है कि भाई क्या कर रहा है, मुझे मत मारना, मेरी शादी भी नहीं हुई है, माँ ने एक लड़की से मेरा रिश्ता करवाया है, वो लड़की बहुत ही सुंदर है, लेकिन जिस दिन शादी थी उसी दिन मुझे यहाँ मिलिट्री में आना पड़ गया। मैं अपनी होने वाली पत्नी को एक बार मिल के आना चाहता हूँ, भाई मत मार मुझे। ये देखकर तो डुआन की भी आंखें भर आती हैं और वो उसको नहीं मारता। अब रात को शहर के सारे लोग डोनेशन जमा करते हैं सोल्जर्स के लिए, और इस बार वो सीधे जाने के बजाय बड़ी सी गुलेर की मदद से सामान को वेयर हाउस में भेजते हैं दोस्तों, ताकि पहले की तरह आम लोग भी जापानीज के हाथों ना मारे जाएं। उन्हीं लोगों में एक कसिनो का मालिक होता है, वो देश का फ्लैग डोनेट करता है और एक लड़की को जिम्मेदारी देता है फ्लैग को वेयर हाउस तक ले जाने की। हिम्मत वाली लड़की जोश में आते ही सीधे सीवेज सिस्टम से होकर वो फ्लैग डिलीवर करने चले जाती है, लेकिन जैसे वो खिड़की के पास आती है ना वेयर हाउस से अंदर आने के लिए, डुआन उसको देखकर उसकी तरफ रस्सी फेंकता है और उसको ऊपर लाने की कोशिश करता है, लेकिन इस वजह से जापानीज उसको देख लेते हैं और एक स्नाइपर की गोली सीधे उसके कंधे और गर्दन के बीच से होकर गुजरती है। डुआन को लगता है कि वो मर जाएगा, लेकिन किस्मत से गोली बाहर निकल गई थी, साइड से ही मतलब, तो डुआन को थोड़ी चोट आती है, लेकिन वो बच जाता है। जेम्स सारे सोल्जर से कहकर उस बहादुर लड़की को बड़ा सल्यूट दिलवाता है जो फ्लैग लेकर मतलब ऐसी सिचुएशन में वहां अंदर गई वेयर हाउस में इतने खतरों को खेलकर। और ये फ्लैग सभी सोल्जर्स के लिए दोस्तों एक ऐसी चीज है जो मरते हुए इंसान के अंदर पूरी जान डाल देती है। फ्लैग देखते सभी सोल्जर्स अपनी तकलीफों को भुला देते हैं, सब खत्म। जेम्स कहता है कि हम कल सुबह वेयर हाउस के ऊपर हमारा फ्लैग लहराएंगे ताकि जापानीज को दिखाया जा सके कि अब हम उनसे बिल्कुल नहीं डरते, और ये करने से शहर के आम लोगों में भी हिम्मत आएगी और उनका डर खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ कुछ सोल्जर इसके खिलाफ हो जाते हैं कि अगर ऐसा हमने किया तो जापानीज और भड़क जाएंगे और हम पे दोबारा से हमला कर सकते हैं वो, इसलिए हमें ये नहीं करना चाहिए। तो वोटिंग रखी जाती है यहाँ पे कि कौन फ्लैग लहराने के पक्ष में है और कौन खिलाफ। तो ज्यादा वोट फ्लैग को लहराने के पक्ष में आते हैं, जो कि बाकी सोल्जर को भी हिम्मत देता है आगे लड़ने के लिए। इसीलिए फैसला किया जाता है कि कल सुबह ही हम सभी के सभी फ्लैग को सलामी देंगे, उसको लहराया जाएगा। अगले दिन दोस्तों जैसे चाइनीज अपना फ्लैग लहराते हैं, सारे के सारे चाइनीज लोग उनको चीयर करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं ऐसे ही सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन ये चीज जापानीज को बर्दाश्त नहीं होती कि अगर ऐसा ही रहा तो हमारा डर खत्म हो जाएगा, और वो सीधे अपने फाइटर प्लेन को तैयार कर देते हैं और प्लेन लेकर निकल पड़ते हैं उन सोल्जर्स पर गोलियां बरसाने जो फ्लैग लहरा रहे थे, ताकि उन्हें मारकर फ्लैग को गिराया जा सके। चाइनीज सोल्जर्स उनका मुकाबला करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जापानीज की तादाद बहुत ज्यादा होती है। कई सारे सोल्जर्स मारे भी जाते हैं, लेकिन वो अपना फ्लैग नीचे गिरने नहीं देते, और ये देखकर तो जापानीज आम लोगों पर भी गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। चाइना में ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी मौजूद थे जो देखने आए थे कि चाइना अभी भी लड़ने की हालत में है या नहीं। इधर वो फ्लैग धीरे धीरे करते हुए नीचे गिरने लग जाता है। अपने देश का गिरता हुआ फ्लैग देखकर डुआन का दिल तो कांप उठता है दोस्तों, और अपनी जान की परवाह किए बगैर वो दौड़ पड़ता है। वो जख्मी होने के बाद भी रुकता नहीं, क्योंकि उसके लिए फ्लैग सिर्फ एक झंडा नहीं, उसका मान, उसका गर्व, उस पल के लिए सब कुछ उसका वही था। देश का झंडा फिर से आसमान में लहराना उसका सपना हो गया था। वो जानता था कि जब तक झंडा ऊंचा है तब तक देश जिंदा है। और देखा दोस्तों, आज गिरते हुए फ्लैग ने एक कमजोर और डरपोक इंसान को भी बहादुर बना दिया, क्योंकि बात जब झंडे की इज्जत की आती है तो हर डर, हर कमजोरी एक पल में मिट जाती है। तो वहीं जापानी सोल्जर झंडा लहराने वाले चाइनीज सोल्जर पे गोलियां चला रहे होते हैं, तभी बीच में डुआन आकर खड़ा हो जाता है और उन जापानी सोल्जर्स पर गोलियां बरसाने लगता है। तो उनको देखकर बाकी सोल्जर्स भी उसकी मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं। अब फाइटर प्लेन
प्लेन उन सभी पर गोलियां डाल देता है। इस हमले में कुछ ब्रिटिश लोगों को भी गोली लग जाती है। जापानीज तो समझ चुके थे कि अगर ब्रिटिश उनके खिलाफ होते हैं तो मामला बहुत बिगड़ सकता है, इसीलिए वो अभी के लिए वहां से चले जाते हैं। जिस चीज को देखकर सारे चाइनीज सोल्जर्स बड़े खुश होते हैं कि हमने अपना फ्लैग भी लहराया और जापानीज को भी भगा दिया। डुवान भी अपनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब वो खुद को देखता है तो पता चलता है कि न जाने कितनी गोलियां लग गई थी उसको। एड्रेनलिन रश की वजह से उसको पता ही नहीं चला कि उसके साथ क्या हो चुका है, और जब एहसास हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। उसके अंदर ताकत नहीं बची थी दोस्तों खड़े होने की। रुकती हुई सांसों से वो जेम्स से कहता है, आज आपने एक कमजोर और डर कर भागने वाले इंसान को बहादुर बना दिया सर। आज मुझे खुद पे गर्व हो रहा है कि मेरा बलिदान देश के काम आया। वो फोटोग्राफर से भी कहता है कि भाई मेरी फोटो खींचो और मेरे भाई को देते हुए कहना वो कभी ना डरे, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। ओह, इतना कहते बेचारा वो दम तोड़ देता है दोस्तों। इस लड़ाई ने सारे डरपोक सोल्जर्स को ऐसा हिम्मत वाला बना दिया था ना कि कितना भी ज्यादा खतरनाक हमला क्यों ना हो जाए, ये सभी खुशी खुशी अपनी जान देने को तैयार थे। सच में दोस्तों हम इमेजिन भी नहीं कर सकते यार कि एक वॉर कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। कितनी हिम्मत, जोश, जज्बे और इमोशन से एक सोल्जर को महसूस करने पड़ते हैं, उसका हिसाब लगाना नामुमकिन है यार। अब अपने अंकल, दोस्त, भाई को खोने के बाद वो एकदम टूट चुका था। एक नॉर्मल इंसान जब इस चीज से जूझता है तो वो बहुत टूटता है, इमोशनल हो जाता है, लेकिन एक सोल्जर के लिए ये दिन हिम्मत देने का काम करती है। हुबे भी अपने डर पर काबू पा रहा था ताकि उन जापानीज से अपनों की मौत का बदला ले सके। उसी रात जेम्स सभी को बहुत पुराने राजा की कहानी सुनाता है जो सफेद घोड़े पर सवार होकर अकेले दुश्मनों से लड़ने चला गया था और उसने वहां पे अनगिनत दुश्मनों को भी मार गिराया अपनी हिम्मत और ताकत के दम पर। एक इंसान को अपनों के लिए लड़ना, ये चीज जेम्स बाकी सोल्जर्स के दिल में डाल रहा था ताकि अपने साथियों को खोने के बाद उनकी हिम्मत कमजोर ना पड़े, बल्कि दुगनी हिम्मत के साथ वो दोबारा दुश्मनों का मुकाबला कर पाए। अब अगले दिन दोस्तों ब्रिटिश वेयर हाउस के बाहर अपना फ्लैग रखते हैं क्योंकि आज चाइनीज और जापानीज दोनों के कर्नल के बीच बात होगी और बीच में ब्रिटिशर्स मौजूद होंगे ताकि बातों के बीच में लड़ाई ना आ जाए। जापानीज कर्नल को पता था जेम्स वहां आया है रिट्रीट करने के लिए क्योंकि उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन फिर जेम्स रिट्रीट करने के लिए तैयार नहीं होता। जापानीज कर्नल कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत बहुत ज्यादा है, अगर रिट्रीट नहीं करना चाहते तो कल के दिन हमारा बैटल होगा, तुम सबके सब मर जाओगे, और अगर मरना चाहते हो तो लड़ने आ जाना, वरना अभी भी टाइम है रिट्रीट करने के लिए। लेकिन जेम्स कहता है कि मैं डरता नहीं हूँ तुम लोगों से, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। इतना कहकर दोस्तों वो वापस वेयर हाउस के अंदर आ जाता है ताकि अपने सोल्जर्स को तैयार कर सके कल होने वाली लड़ाई के लिए। लेकिन तभी वहां पे चाइनीज कमिश्नर ब्रिटिश के फ्लैग के नीचे छुपकर जेम्स से मिलने के लिए आता है और उससे कहता है कि मुझे ऑर्डर मिला है तुम्हें बताने का कि अब हम रिट्रीट करने वाले हैं, हमारे अंदर अब ताकत नहीं बची है, समझ नहीं रहे हो तुम, और हम और नुकसान नहीं उठा सकते, इसीलिए बेहतर होगा कि उनके सामने रिट्रीट करें क्योंकि दुनिया का इंटरेस्ट हमारे अंदर से खत्म हो चुका है, हमारी कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है, ऐसा रहा तो सिर्फ मरते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। और जेम्स कहता है कि अगर आप रिट्रीट कर दिया तो आखिर उन सोल्जर्स का क्या जिन्होंने उन जापानीज से लड़ाई की, उन सभी का बलिदान तो बेकार चला जाएगा ना। मैं रिट्रीट नहीं करूंगा, मैं लड़ूंगा, और अगर हम मर भी जाते हैं तो आने वाली जनरेशन के लिए मिसाल बनेंगे ताकि वो भी हमारे देश के लिए कुर्बान होने से पहले एक बार भी ना सोचे। लेकिन दोस्तों कमिश्नर ने रिट्रीट करने का ऑर्डर पास कर दिया था, इसीलिए अब सोल्जर्स को सेफ जोन में जाना होगा जहाँ मतलब आम लोग मौजूद हैं, और ये इलाका भी जापानीज का हो जाएगा अब, क्योंकि जितना नुकसान हो चुका है चाइना अब और नुकसान नहीं उठा सकता। इसीलिए रात को ही सोल्जर्स जो वेयर हाउस में बचे थे उन्हें तैयार किया जाता है शहर तक जाने के लिए, जहां सामने जापानीज लोग रिट्रीट करने वाले सोल्जर को भी मारने के लिए खड़े थे। और तब जेम्स और उनके कुछ खास सोल्जर्स वहीं रुकने का तय करते हैं ताकि बाकी के सोल्जर्स को जाने का रास्ता दिया जाए। जेम्स मरना पसंद कर रहा था दोस्तों, लेकिन जापानीज के सामने रिट्रीट नहीं करना चाह रहा था। शहर में सारे आम लोग सोल्जर्स के आने के इंतजार में थे ताकि सोल्जर्स अपने परिवार वालों से दोबारा मिल सके, लेकिन जेम्स अपनी छोटी सी टीम लेकर उन जापानीज के साथ लड़ रहा होता है। और दोस्तों ये सीन एकदम इमोशनल वाला था। बेरहम जापानीज उन रिट्रीट करने वाले सोल्जर्स तक को नहीं छोड़ना चाहते थे। ये देखकर तो आम लोग पत्थर, हथियार जो उनको मिलता वो दूर से ही जापानीज के ऊपर फेंकना शुरू कर देते ताकि तब तक सारे 400 जो 52 सोल्जर्स थे सेफ जोन में आ जाए। पर अफसोस ऐसा नहीं होता। जो सोल्जर्स सेफ जोन की तरफ बढ़ रहे थे गेट के पास खड़े उनके आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जापानीज उनके सामने उनको गोलियों से भून डालते हैं, जो नजारा लिटरली दोस्तों आपकी आंखों में आंसू लेकर आ जाएगा। और गिनती के सोल्जर्स ही सेफ जोन तक पहुंच जाते हैं और बाकियों की क्या बोले, उन्हीं में जेम्स भी शामिल था। वो आखिरी सांस तक लड़ता रहा और गर्व के साथ उसने अपना बलिदान दे दिया। दोस्तों इस लड़ाई ने चाइना की आने वाली जनरेशन को इतना मोटिवेट किया कि जिस चाइना को आज हम देख पा रहे हैं वो चाइना तो कब का खत्म हो चुका होता। इस लड़ाई ने जापानीज का ऐसा बुरा हाल कर दिया था ना कि वर्ल्ड वॉर 2 में भारी नुकसान उठाना पड़ा जापान को। ये कहानी सिर्फ एक बैटल की नहीं थी दोस्तों, ये एक सिंबल की थी कि चाइना हार कर भी जीत गया था। उन सोल्जर्स ने दुनिया को दिखा दिया कि देश सिर्फ जमीन से नहीं लोगों के हौसले से बनता है। वो मर गए पर उन्होंने एक पूरे देश को जिंदा कर दिया। किसी ने खूब लिखा है दोस्तों, हमेशा जीत सिर्फ
तलवारों से नहीं होती, जीत वो होती है जो हिम्मत और हौसले से होती है। और इस वॉर ने ये बात हमेशा हमेशा के लिए साबित कर दी। बस इसी के साथ ही कहानी यहाँ पे खत्म होती। बाकी आप बताइए आपको कैसा लगा एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।